गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम अपने सामाजिक विज्ञान में भूगोल की क्लास चल रही है हमारी। और भूगोल की क्लास के अंतर्गत पार्ट 2 का हम अध्ययन कर रहे हैं। पार्ट 2 के अंतर्गत भी हमारा शिक्षण बिंदु क्या है आज का? प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव जंतु। हमने देखो इससे पहले वाली जो क्लासेस थी उसमें हमने संसाधन पढ़ा, संसाधन, जल संसाधन, मृदा संसाधन इत्यादि हमने पढ़े। अभी हम करते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। ये भी एक मतलब हमारे लिए संसाधन का ही रूप है। बच्चों देखो, आप जो भी चीज़ यूज़ करते हो, चाहे आप मार्केट जाते हो तो आपके साथ ले जाने वाला जूट का थैला हो, या आप जो कपड़ा पहनते हो वो रेशम का कपड़ा हो, ये सब कहाँ से आता है? ये सब हमें कहीं ना कहीं से प्राप्त होता है। जैसे जूट है, जूट भी हमें वृक्षों से प्राप्त होता है, और जो अपना रेशम का कपड़ा है वो भी हम शहतूत के कीड़े जो पाले जाते हैं, रेशम कीट पालन जिसको सेरिकल्चर बोलते हैं, उसके द्वारा प्राप्त होता है। तो हमें ये बात जाननी है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जंतु जो है बच्चों, जैव मंडल में पाए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको मैंने अभी बोर्ड पे लिख रखा है और उनके अर्थ मैं आपको बताती हुई चलूंगी। इस पार्ट के मेन इंपॉर्टेंट शब्द है वो जैव मंडल। शब्द आ गया जैव मंडल। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि जैव मंडल क्या होता है, तो जहाँ तक मैं समझती हूँ आप मुझे ये जवाब दोगे कि मैडम जिसमें जीवन होता है वो जैव होते हैं, और उनको जो जहाँ रहते हैं वो जैव मंडल कहते हैं। आपके नॉलेज में आपने जो भी कुछ मुझे बताया बिल्कुल सत्य बात बताई है। तो बेटे जैव मंडल क्या होता है? आपको पता है हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे 3 मंडल है। कौन कौन से? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। तब ये तीनों ही मंडलों के मध्य में जो सकरी पट्टी होती है जहाँ पर जीवन होता है वो जैव मंडल कहलाता है। जैव मंडल में सभी चीज़ें आ जाती है। जैव मंडल में सभी चीज़ें आ जाती का मतलब प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, मानव इत्यादि सभी जैव मंडल के सदस्य हैं। हम सब एक जैव मंडल के सदस्य हैं। अब शब्द आता है परितंत्र। परितंत्र क्या होता है बेटा? परितंत्र का अर्थ होता है, आपको पता है ना, अपने जो हमारा जो जीवन है, मनुष्य जीवन जो पृथ्वी पर है, प्रत्येक वस्तु एक दूसरी वस्तु पर निर्भर करती है निर्भर। ये आप लोगों ने पढ़ा है जीवन चक्र, जो सुरक्षा चक्र, जीवन चक्र पढ़ते हैं। जैसे सपोज करो हम सबसे छोटे से छोटा जीवन चक्र लेते हैं, हमने सबसे छोटा ले लिया कीड़ा मकोड़ा। कीड़े मकोड़े को कौन खा जाता है? उसको चिड़िया खा जाती है। चिड़िया को कौन खाता है? चिड़िया को बिल्ली खा जाती है। बिल्ली को कौन खाता है? कुत्ता खा जाता है। ऐसे करके ये जीवन चक्र चलता रहता है। मतलब एक वस्तु हमेशा से दूसरी वस्तु पर डिपेंड रही है। तो ये सभी जो डिपेंडेंट है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक परितंत्र का निर्माण करते हैं जिसमें प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पर डिपेंड है। हम भी डिपेंड हैं। हम कैसे डिपेंड हैं? हम देखो वनों पर तो शुरू से ही डिपेंड रहते आए हैं। जो प्राकृतिक, जब हम आदि मानव थे, आदिवासी थे, आदि मानव थे ना, जिस समय हमें कोई नॉलेज, उस समय भी हम वनों से कंदमूल, कच्चा मांस वगैरह हम वनों से खाते थे। तो कहीं ना कहीं परितंत्र का निर्माण करती है। तो हमने 2 बात क्या समझी? जैव मंडल और परितंत्र समझा। अब देखिए बच्चों, जैव मंडल और परितंत्र, अब इसके अंतर्गत हमने क्या हम जब पढ़ते हैं तो हम अध्ययन करते हैं कि हमें आखिर वन से क्या मिलता है। बेटा वन से हमें बहुत सी सारी चीज़ें मिलती हैं। ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो और इसमें आप अपनी हर चीज़ जोड़ सकते हो। जैसे वन से हमें इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, जिसके द्वारा कि हमारा फर्नीचर बनाए जाते हैं, दरवाजे बनाए जाते हैं, कहीं कहीं मकान बनाए जाते हैं। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब हम वन से इन चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं तो क्या हो जाता है बेटा? तो वनों का विनाश हो जाता है। हमें आवासीय स्थल मिलते हैं, जीव पशुपालन हम करते हैं, तो हमारे जो पशु पक्षी होते हैं इनको जब हम पालते हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, ऊँट इत्यादि पशु पक्षी हैं, इनको हम पालते हैं। वन्य जीव जंतु होते हैं, वनों से हमें औषधियाँ मिलती है, लाख मिलती है, गौन मिलती है, तरह तरह के आयुर्वेदिक पदार्थ मिलते हैं। तो ये सब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हम समझते हैं कि हमें वनों से क्या चीज़ प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब हम जब जानते हैं कि हमें वनों से ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो कैसे होती हैं, इनमें क्या होता है? इनमें आप 2 शब्दों को पढ़ेंगे, अपघटक और अपमार्जन शब्द आप पढ़ेंगे। तो अपघटक और अपमार्जन शब्द क्या होता है ये मैं आपको समझा देती हूँ। अपघटन एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है बच्चों? एक प्रक्रिया होती है जो कि मृत्यु के पश्चात होती है। जैसे कि कोई वनस्पति है या कोई जीव जंतु है या जो सूक्ष्म जीव हैं, वो किसी मृत चीज़ को क्या करते हैं? सूक्ष्म रूपों में विभाजित कर देते हैं और उसको प्राप्त करते रहते हैं, और उससे अपघटन की क्रिया होती है। और अपमार्जक का क्या अर्थ होता है? अपमार्जक का अर्थ होता है किसी वस्तु को साफ कर देना।
अपमार्जक यानी हम इसको डिटर्जेंट भी बोल सकते हैं, सेंस आउट। तो जो गिद्ध होता है प्रकृति में, गिद्ध जानते हो आप, वल्चर जिसको बोलते हैं, वो अपमार्जक का कार्य करता है। वो अपमार्जक का कार्य कैसे करता है? गिद्ध एक ऐसा जानवर है जो कि मृत पशु पक्षियों को खाता है, और अगर मृत पशु पक्षियों को वो ना खाए तो क्या होगा? मृत पशु पक्षियों से तो आपको पता है बहुत कुछ बीमारियां फैल सकती हैं, बदबू फैल सकती है, पर्यावरण प्रदूषण फैल सकता है। तो गिद्ध जो है वो प्राकृतिक अपमार्जक माना गया है। और अपघटक का अर्थ है, जैसे चिड़िया है, चिड़िया किस पर डिपेंड है? चिड़िया कीट। अगर चिड़िया ना होती, सपोज करो अगर चिड़िया नहीं होती तो कीट कितने हो जाते? तो जब कीट ज़्यादा हो जाते तो फसल नष्ट हो जाती। तो हमें ऐसे समझना है, किसी चीज़ को रटना नहीं, समझना है कि इन चीज़ों का क्या अर्थ होता है। अब इसी वाले जो टॉपिक जो हमारा है ना, प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव, इसी का जो हमको टॉपिक पढ़ना है उसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति का वितरण कैसे होता है। बच्चों आपको वन, आप जानते हो वन यानी जंगल। अब आप इन प्राकृतिक जो वनस्पति है, प्रकृति में उगने वाली जो भी वस्तु है, चाहे वो घास हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे कटीली झाड़ियाँ हो, चाहे बबूल का पेड़ हो, चाहे आम का पेड़ हो, चाहे तुलसी का पौधा हो, सब वनस्पति में माना जाता है। तो इनको भी हमने कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? इनको भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। देखो, वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। अब मैं आपको इनके अर्थ समझाती हूँ। वन, जैसा कि आप बचपन से जानते आ रहे हैं, जो जंगल जहाँ पे बहुत सारे वृक्ष हो, एक साथ हो, एक कतार में हो या अलग अलग हो, लेकिन वृक्षों का झुरमुट जहाँ पर हो, जो बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, वहाँ हर तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्ष कैसे डिपेंड होते हैं? वृक्ष अपनी अपनी जलवायु पर डिपेंड होता है। कहीं तो घने कटीले बड़े बड़े जंगल होते हैं, तो कहीं पे छितरे हुए जंगल होते हैं, कहीं पे दूर दूर वृक्ष वाले जंगल होते हैं, तो कहीं पे बहुत बड़े विशाल वृक्ष वाले जंगल होते हैं। तो जंगल के अपने अलग प्रकार होते हैं। घास स्थल, अब बेटा घास स्थल कहाँ होता है? जहाँ पे नमी होती है वहाँ पर घास स्थल, छोटे छोटे पौधे होते हैं, घास के रूप में जो पौधे होते हैं वो घास स्थल कहलाते हैं। एक शब्द आएगा गुल्म। गुल्म क्या होता है? अभी मैं आपको गुल्म लिखूं तो आप में से आधे बच्चे जुल्म लिख देंगे कि है ना, एक दूसरे पर अत्याचार करते। नहीं, गुल्म बेटा आपने कभी देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, या आप कभी कहीं गए होंगे जंगलों की तरफ शहर में या कोई सेंचुरी में, तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो पौधे होते हैं उनको, जैसे ये पौधा है ना, इस पौधे को ऊपर से काट दिया जाता है, उसकी लकड़ी काम में ले ली जाती है और वो गुल्म का रूप ले लेता है। जैसे वो ऐसे ऐसे केवल तने तने रह जाते हैं उसके, है ना, तने तने रह जाते हैं, तो क्या कहलाता है? वो गुल्म कहलाता है। क्या कहलाता है? वो गुल्म कहलाता है। तो ये क्यों करते हैं? ये जो वृक्ष होते हैं इनको ऐसे भागों में क्यों काट दिया जाता है? ये गोल कर देते हैं इसका तना। ये तना इतना सक्षम होता है कि ये पुनः उग जाता है। जब इसकी टहनियाँ, इसका ऊपर का हिस्सा पूरा काट दिया जाता है, केवल जड़ नीचे रहने दी जाती है और कुछ मात्रा में तना बाहर रहने दिया जाता है, तो ये पुनः उग जाता है। इसका एक उदाहरण है केवड़ा। केवड़ा क्या होता है? पुनः उग जाता है, तो वो क्या करता है? गुल्म कहलाता है। टुंड्रा, टुंड्रा एक जो शब्द है वो फिनिश भाषा से आया हुआ है। टुंड्रा शब्द का अर्थ होता है कहीं पर ऊंचाई पे ली हुई। तो जो ऊंचाई पे जो वृक्ष पाए जाते हैं वो टुंड्रा। अब आप कहोगे ऊंचाई पर्वतीय बात, हाँ हो सकता है। अब वैसे मोस्टली जो टुंड्रा प्रदेश पाए जाते हैं वो अंटार्कटिक और आर्कटिक ध्रुव के उधर पाए जाते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के ऊंचाई पर भाग है टुंड्रा। ये दलदली नाम ऐसे स्थल पे जहाँ पे लाइकेन वगैरह पाया जाता है, दलदली वाली जो भूमि होती है, दलदली प्रदेश वाली भूमि, उन पे टुंड्रा पाए जाते हैं। तो आज हमने क्या अध्ययन किया है? हमने प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में अध्ययन किया, जिसमें जैवमंडल, परितंत्र, अपघटक, अपमार्जक का हमने अर्थ समझा है और हमने वनों के प्रकार को समझा है। बच्चों इसके पश्चात एक टॉपिक हमारा आ जाता है वन्य वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण, जो हम अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक शब्द इसमें आएगा आपके वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का अर्थ तो आप समझते होंगे, जब पानी गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर उठ जाता है तो ये क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। एक मैं आपको और बात बताती हूँ कि कुछ हमारे यहाँ पे जो वन्य जीव वगैरह हैं, इनकी कुछ प्राणियाँ जो लुप्त होते जा रहे हैं, लुप्त हो जा रहे हैं मतलब होते जा रहे हैं, जिनका या तो उनकी प्रजाति समाप्त हो रही है या वो लुप्त हो चुके हैं। जैसे इनमें ज़्यादा डॉल्फिन है, गंगा में जो डॉल्फिन है तो वो प्रमुख है, फिर वो एक लाल पांडा करके प्रमुख है। तो ये कैसे लुप्त हो जाते हैं? इनकी प्रजाति को खतरा है,
तो इनकी जब प्रजाति लुप्त प्राय हो जाती है, एक ये जो गिद्ध मैंने भी आपको बताया था ना, यहाँ पे आप मार्जक के रूप में कार्य करता है। तो जब ये जो गले सड़े जानवरों को जो खाता है करता है, या कुछ दवाइयों का यूज़ इन पे किया जाता है। गिद्ध की तो पैदाइश सड़े गले जानवरों को खाने के लिए हुई है, लेकिन कुछ जो दवाइयाँ बनती हैं जैसे ब्रूफ्रेन हो गई, एस्प्रिन हो गई, तो जब ये वैक्स बनती है तो इनका यूज़ कहाँ किया जाता है? इनका यूज़ पहले जानवरों पर किया जाता है। गिद्ध जो प्रजाति है, इस पर इस तरीके की दवाइयों का यूज़ करने से बच्चों क्या हो रहा है, उसकी किडनी खराब होती जा रही है, उस प्रजाति में संकट आ गया है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें किस हद तक ये वाला प्रयोग हमें करना चाहिए। अभी हाल ही में कोरोना वैक्सीन बनी, तो वो भी कोई ऐसे तो नहीं बन जाती है, वो इंसानों तक पहुँचने से पहले वनस्पति या फिर जीव जंतुओं पे काम में ली जाती है। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। वैसे मैं बहुत इसी तरीके से समझाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा और इस पार्ट के सभी क्वेश्चन आंसर हमें हमारे नोटबुक में करने हैं। ओके बच्चों, दैट्स ऑल, क्लास ओवर।